तो कहानी 1989 में शुरू होती है, जहां हम एक नामी गिरामी कपल से मिलते हैं एंड दे आर सात्रिया एंड सुजैना। सात्रिया एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अमीर है और ऐसे में उसकी बीवी सुजैना कई नौकर चाकरों के साथ एक आलीशान बंगले में रहती है। तो एक दिन हम सात्रिया को काम से अचानक घर लौटते देखते हैं और वो सुजैना से मिलने की हड़बड़ी में था। सुजैना सात्रिया को बताती है कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है और ये खबर सुन के सात्रिया बहुत खुश होता है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं कि ये कपल काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली उनकी विश पूरी होने वाली है। अब कमरे के बाहर घर के केयर टेकर्स मिया और रोजाली भी ये सब सुन लेते हैं और सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन फिलहाल सात्रिया को काम के सिलसिले में वापस फैक्ट्री जाना था, क्योंकि वहां कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही थी। यहाँ से सीन फैक्ट्री का आता है, जहां हम सात्रिया के साथ काम करने वाले दो वर्कर्स उमर और जोनल से मिल पाते हैं। इनका कहना था कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी पैसे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। इस बात पे सात्रिया तुरंत इनकार कर देता है, बिकॉज उसने सिर्फ 3 महीने पहले पेमेंट बढ़ाई थी। सात्रिया पॉइंट आउट करता है कि तब भी इन्हीं दोनों ने पैसों की डिमांड की थी और अब फिर से यही दोनों सीन क्रिएट कर रहे हैं। उसे तो लगता है कि ये दोनों ही बाकी के वर्कर्स को भी भड़का रहे होंगे, वरना कोई इतनी जल्दी पैसे बढ़ाने की मांग तो नहीं करेगा। इस बात पे जोनल सात्रिया से बहस करने की कोशिश करता है, मगर उमर बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जोनल को लेकर यहाँ से चला जाता है। खैर, तो इसके बाद सात्रिया को उसके बॉस का फोन आता है और सात्रिया को बताया जाता है कि जापान में किसी नए फैक्ट्री में उसकी जरूरत है, अतः उसे जल्द ही एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना होगा। मगर सात्रिया अभी सुजैना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और वो इस बारे में अपने बॉस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं। ऐसे में आधे मन से ही सात्रिया अपनी बीवी को सारी बात बताता है और सुजैना भी उसकी सिचुएशन समझ जाती है और वो अपने पति को विदा कर देती है। जी हाँ, सात्रिया कुछ दिनों के लिए जापान चला जाता है और पीछे रह जाती है सुजैना खुद और उसके केयर टेकर्स मिया, रोजाली और बेक्ती। उधर फैक्ट्री में वर्कर्स को पता चल चुका था कि सात्रिया कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। ऐसे में उमर और जोनल दूसरे मजदूर दुनदुन और गिनो के साथ मिलकर सात्रिया के घर को लूटने का प्लान बनाते हैं। उमर बताता है कि आज सैटरडे है और आज के दिन सुजैना अपने नौकरों के साथ फिल्म देखने जाती है। तो जब सुजैना फिल्म देखने जाएगी तो पीछे से ये लोग घर में घुसेंगे, सामान चोरी करके निकल जाएंगे। इससे उन्हें पैसों के लिए बार बार सात्रिया की चाकरी नहीं करनी पड़ेगी। तो उस शाम सुजैना मिया और रोजाली के साथ फिल्म देखने निकल जाती है और दूसरी तरफ उमर उसके साथ ही उसके घर में घुसते हैं। चारों लोग इधर उधर सामान ढूंढने लगते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। इसके पैरेलली हम सुजैना को देखते हैं, जो कि हॉरर फिल्म देख के थोड़ा घबरा रही थी। इसलिए कहता हूँ, हॉरर फिल्म से अगर डर लगता है तो मेरी एक्सप्लेनेशंस देखा करो। जोक्स अपार्ट, सुजैना की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी घर लौट जाएगी। मिया और रोजाली फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, अतः सुजैना अकेली ही घर की तरफ निकल जाती है। कमिंग बैक टू वीडियो, घर में चोर अब भी मौजूद थे। असल में वो सात्रिया की कोई गाड़ी चुराना चाहते थे, जिसकी चाबी उन्हें मिल नहीं रही थी। सामने से सुजैना को आता देख उमर बहुत डर जाता है और वो लोग किसी तरह घर में इधर उधर छुपते हैं ताकि वो सुजैना को चकमा देकर भाग सके। शुरू में होता भी यही है, सुजैना उन्हें देख नहीं पाती और अपने कमरे में सोने चली जाती है। तब तक उमर भी दबे पांव नीचे आ गया था और वो अपने बाकी साथियों को इकट्ठा करता है। लेकिन तभी अचानक गिनो के हाथ से घर में रखा एक पियानो बज जाता है, जिससे सुजैना उठ जाती है और वो नीचे आ जाती है। गिनो और बाकी सब पीछे से भागने की कोशिश करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली सुजैना उन्हें देख लेती है। इस हादसे से घर में भगदड़ मच जाती है और भागा दौड़ी में उनका मास्क उतर जाता है, जिससे सुजैना उन्हें पहचान लेती है। यहाँ जोनल और उमर बहस करने लगते हैं कि अब जबकि सुजैना उन्हें देख चुकी है तो वो सात्रिया को सब कुछ बता देगी। अब जब ये दोनों झगड़ रहे थे तो इसी बीच सुजैना भागने की कोशिश करती है और उसे रोकने के लिए डंडन उस पे एक लकड़ी के पोल से वार कर देता है। ये हथियार सीधे सुजैना के पेट के आर पार हो जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। ये देख डंडन बहुत डर जाता है और उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि इन सभी को अपना गुनाह भी कबूल करना पड़ेगा और वो ये नहीं चाहते थे। इसलिए ये लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं और वो रास्ता था कि ये लोग सुजैना के लाश को चुपचाप दफना देंगे। ऐसा करने के बाद वो घर के अंदर सारी चीजों को वापस उसी जगह पे रख देंगे ताकि सभी को लगे कि सुजैना अपने आप ही गायब हुई है। तो अगले सीन में हम सभी को सुजैना के गार्डन में ही देखते हैं, जहां उमर और उसके साथी जमीन में एक गड्ढा बनाते हैं और सुजैना को उसमें डाल देते हैं। लेकिन ऊपर से मिट्टी डालते वक्त वो नोटिस करते हैं कि सुजैना अभी भी जिंदा है। इनफैक्ट वो बाहर आने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये लोग उसे जिंदा दफना कर वहां से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह हम सरप्राइजिंगली सुजैना को नींद से जागते देखते हैं। वो बहुत डरी हुई थी, मानो किसी नाइटमेयर से उठी हो।
यूं तो वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन फिर उसकी नजर अपने पीठ पर पड़ती है जहां खून का एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था। क्लियरली कल रात का वो हादसा कोई सपना नहीं था बल्कि सच में हुआ था। तभी अचानक उसके कमरे का फोन बजने लगता है और सुजैना फोन उठाती है और ये फोन उसके पति ने किया था। सात्रिया उससे उसका हालचाल पूछता है। ऑफ कोर्स सुजैना बहुत तकलीफ में थी, मगर वो सात्रिया से कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, वो जल्दी वापस आ जाए। इधर मिया और बाकी नौकर सुजैना को उठाने आते हैं, मगर वो कमरे से बाहर नहीं आती। अंदर से ही उन्हें ये कहकर भेज देती है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डिस्टर्ब ना करे। अब इस पॉइंट पे हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुजैना के साथ हो क्या रहा है, लेकिन इस बात का जवाब भी हमें अगले ही सीन में मिल जाता है। हम मिया, रोजाली और बिक्ती को टीवी देखते पाते हैं जहां वो कोई डरावनी फिल्म देख रहे थे। फिल्म में किसी आत्मा का जिक्र था जिसके बारे में रोजाली बताता है कि असल में ये आत्मा कोई नॉर्मल आत्मा नहीं बल्कि एक सुंदेल बोलोंग है। सुंदेल बोलोंग एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जो प्रेग्नेंट अवस्था में मारी गई हो। ऐसे में उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में इंसानों के बीच ही रह जाती है। वो अपना रूप बदल सकती है, इंसानों को मैनिपुलेट कर सकती है, यहाँ तक कि गायब भी हो सकती है। कहा जाता है कि सुंदेल बोलोंग बहुत ताकतवर होती है, एक बार उससे सामना हो जाए तो कोई नहीं बचता। तो रोजाली की ये बातें सुजैना भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं उसके साथ भी यही हुआ है। उसने अपना बच्चा और अपना जीवन खो दिया है और वो दो दुनिया के बीच फंस चुकी है। ऐसे में वो तय करती है कि वो उन सभी से बदला लेगी जिसने उसका ये हाल किया है। तो अगले सीन में हम देर रात डंडन को अपने कमरे में सोता देखते हैं जब अचानक किसी हलचल से उसकी नींद खुल जाती है। वो दरवाजे के पास किसी औरत की परछाई देखता है जिसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। पहले तो ये डंडन को उसका वहम लगता है, मगर जब वो एक पल के लिए अपनी आंखें झपकता है तब ये एंटिटी ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है। ये और कोई नहीं बल्कि खुद सुजैना थी। डंडन उसे देखकर जोर से चीखता है और उसकी आवाज सुन उमर उसे देखने चला आता है। डंडन उसे बताता है कि उसने सुजैना की आत्मा को देखा है, मगर उमर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि डंडन पिछले रात के हादसे से शायद डर गया है और ऐसी बकवास कर रहा है। डंडन का कहना था कि सुजैना शायद एक सुंदेल बोलोंग में बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरते वक्त वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुन उमर उसे शांत करता है और समझाता है कि सुजैना अब मर चुकी है, इन बातों पे ध्यान मत दो। और जो भी उसका राज था वो उसी के साथ चला गया और अगर ये लोग सेफ रहना चाहते हैं तो इन्हें उसका नाम दोबारा नहीं लेना होगा। मगर इन तसल्लियों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि डंडन को हर जगह सुजैना दिखने लग गई थी। उसने तो डर के मारे रात को सोना ही बंद कर दिया था। ऐसे में अगले दिन उसके साथ फिर एक हादसा होता है। डंडन को शांत करने के लिए उमर उसके लिए एक मसूस को बुलवाता है, लेकिन आधी रात में मसूस की जगह डंडन के पास पहुंचती है सुजैना। वो एक चाकू से उसे लहूलुहान कर देती है और डरावनी आवाज में चिल्लाने लगती है। इससे डंडन बहुत डर जाता है और बाहर भागता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है कि सुजैना उसे मार डालेगी और उसकी आवाज से फैक्ट्री के बाकी मजदूर भी जाग उठते हैं और इससे जोनल काफी गुस्सा होता है। वो डंडन को धमकी देता है कि अगर उसकी बेवकूफी के कारण इनका राज बाहर आ गया तो वो खुद ही उसे मार डालेगा। जोनल की बात सुन डंडन उस समय तो वापस अपने कमरे में चला जाता है, मगर ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। आधी रात को डंडन को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज डंडन को पुकार के अपने साथ सीधे फैक्ट्री के अंदर खींचे ले जाती है। यहाँ उसे दिखाई देती है सुजैना, जिसे देख डंडन बहुत डर जाता है। भागने की कोशिश में उस फैक्ट्री का पावर ऑन हो जाता है और एक मशीन में फंसकर डंडन वहीं मारा जाता है। अब डंडन की मौत के बाद उसके साथी समझ चुके थे कि उसकी बात कहीं न कहीं सच थी। गांव के लोग भी अब यही कहने लगे थे कि गांव में कोई सुंदेल बोलोंग घूम रही है जो बिल्कुल सुजैना जैसी दिखती है। ऐसे में उमर, गिनो और जोनल मदद मांगने गांव के एक फकीर के पास जाते हैं जो गिनो के चाचा भी थे। फकीर बाबा तो इन सबको देखते ही समझ जाते हैं कि ये मामला किसी सुंदेल बोलोंग का है। वो रिवील करते हैं कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने सुजैना को जान से मार डाला है। अब वो इसी दुनिया में रह गई है क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना है। ये सुन उमर और बाकी सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि एक सुंदेल बोलोंग कभी खुद से किसी को मार नहीं सकती। वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें डराएगी, भटकाएगी, क्योंकि अगर उसने किसी को खुद से मारा तो उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। बाबा इन सबको प्रोटेक्शन के लिए एक ताबीज भी देते हैं और सतर्क रहने को कहते हैं। तो इसके बाद ये तीनों अपने कमरे में होते हैं जब अचानक जोनल की नींद खुलती है। उसे भी अब सुजैना की आवाज सुनाई देने लग गई थी और वो इस आवाज को फॉलो करने लगता है। इधर कमरे के अंदर उमर और गिनो को भी सुंदेल बोलोंग के आने की आहट सुनाई दे दी थी। जोनल भी इस एंटिटी को इसी कमरे में घुसते हुए देखता है और ऐसे में वो उसका सामना करने के लिए तैयार उठा था। तो जब कमरे के अंदर सुजैना उसे हॉन्ट करती है तो जोनल डर से पागल होने लगता है और अंदर आते ही जोनल उस पर चाकू चला देता है। वो देखता है कि सुजैना लहूलुहान हो रही है, लेकिन तभी पीछे से उसे उमर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि गिनो है। जी हाँ दोस्तों, इस पल जोनल को होश आता है और वो देखता है कि असल में उसने सुजैना समझकर जिसे मार डाला है वो उसका दोस्त गिनो था। ये देख वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और हम भी समझ जाते हैं कि ये सब सुजैना का एक चाल था, भ्रम था।
खैर अगले सीन में हम सुजैना के घर पे पहुंचते हैं और यहाँ भी मिया और रोजाली को सुजैना पे शक होने लगा था। कैसा शक? वेल, वो लोग अब मान रहे थे कि सुजैना अब कोई इंसान नहीं बल्कि डिमोनिक एंटिटी बन गई है। सच जानने के लिए वो सुजैना के कमरे में पहुंचते हैं जहाँ रोजाली एक खास चादर के थ्रू सुजैना की तरफ देखता है। ये चादर किसी मरे हुए आदमी का था जिससे स्पिरिट्स डिटेक्ट किए जा सकते थे। जब रोजाली इस चादर के अंदर से झांकता है तो वो सुजैना को उसके डिमोनिक फॉर्म में देख लेता है। इस भयानक सच से वो सभी बहुत डर जाते हैं और अगली ही सुबह सुजैना को छोड़ अपने अपने गांव चले जाते हैं। अब अगली सुबह सात्रिया घर वापस लौटता है। वो यहाँ सुजैना को अकेला पाता है लेकिन सुजैना उससे कुछ बताती नहीं। हम दोनों को क्वालिटी टाइम साथ में बिताते हुए देखते हैं और अगली सुबह सात्रिया सुजैना को अपने साथ मस्जिद जाने के लिए उठाता है। अब इस बात पे सुजैना हेजिटेट करती है क्योंकि अब वो मस्जिद नहीं जा सकती थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसलिए वो तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है जिसे सात्रिया अकेले ही प्रार्थना करने चला जाता है। मस्जिद में भी लोग सात्रिया से सुजैना के बारे में पूछते हैं और गाँव में उड़ रही अफवाहों के बारे में उसे बताते हैं कि सभी को ऐसा लगता है कि सुजैना किसी डीमन में बदल गई है। सात्रिया इन बातों को तुरंत नजरअंदाज कर देता है मगर उसे सुजैना की चिंता भी होने लगती है, खास करके तब जब सभी कहते हैं कि वो एक हफ्ते से मस्जिद नहीं आई है। उधर दूसरी तरफ हम उमर और जोनल को देखते हैं जो वापस उन्हीं फकीर बाबा के पास आए थे। उन्हें बताते हैं कि सुजैना ने गिनो को मार डाला है और ये बात सुन बाबा बहुत गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सुंदेल बुलोंग बहुत ताकतवर है। अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, वो ये कि उसकी इस दुनिया से जुड़ी जो भी टाइज हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। मतलब कि सुजैना को रोकने के लिए उसके घर को जला देना होगा और उसके पति तक को उसके आंखों के सामने मारना होगा ताकि सुजैना इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। ये सुनकर उमर और जोनल एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक अगले दिन उमर सात्रिया के ऑफिस फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। सात्रिया इस बात पर यकीन नहीं करता मगर उमर कहता है कि उसे उसकी बीवी की लाश उसी के गार्डन में मिलेगी। इस वक्त जो एंटिटी उसके साथ रह रही है वो उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई शैतानी रूह है। ये सब सुनकर सात्रिया बहुत घबरा जाता है और वो उसी पल घर लौटता है और सुजैना से इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है। उसे पूछता है कि मियाँ और बाकी नौकर कब तक वापस आएंगे और इसमें सुजैना कोई सीधा जवाब नहीं देती। इससे सात्रिया को थोड़ा शक होता है और वो सुजैना को लेकर जबरदस्ती मस्जिद चला जाता है। सुजैना भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाती और हम उसे और सात्रिया को साथ कुरान पढ़ते देखते हैं मगर इस पाठ से सुजैना की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागती है और इसे देख सात्रिया काफी शॉक में था। न चाहते हुए भी उसके कदम अपने घर के उसी गार्डन की तरफ बढ़ते हैं और वो वहां खुदाई करने लगता है। थोड़ी ही देर में एक गड्ढे से बाहर आती है उसकी बीवी की लाश। सुजैना वाकई मर चुकी थी और ये देख सात्रिया जोर जोर से रोने लगता है। वो उस दिन को कोसने लगता है जब वो उसे छोड़कर बाहर जापान गया था। नौघर वापस लौट के सात्रिया सारा गुस्सा सुजैना पे निकालता है और वो उसे एक बहरूपिया बताकर घर से बाहर भी भेज देता है। सुजैना अपने पति को सारी बात समझाने की बहुत कोशिश करती है मगर सात्रिया कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। ना चाहते हुए भी सुजैना को घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो अगले सीन में हम सुजैना को अपने कब्र के पास देखते हैं जहाँ उसकी लाश अब भी मौजूद थी। यहाँ उसका सामना होता है जोनल से। जोनल उस फकीर बाबा के साथ मिलकर सुजैना पे कोई जादू टोना कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर उमर गांव वालों को पूरी तरह भड़का दिया था। सभी को लगता है कि सुजैना एक आदमखोर है जो पूरे गांव को नष्ट कर देना चाहती है। वो सभी उसके घर पे आ धमकते हैं और यहाँ आग लगा देते हैं। सात्रिया उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उमर उसे भी मैनिपुलेट कर देता है। वो सात्रिया को अपने साथ उस फकीर बाबा के पास चलने कहता है। उमर बताता है कि सुजैना के रूप में मौजूद ये शैतान तभी खत्म होगी जब खुद सात्रिया उसे भगाने में उनका साथ देगा। सात्रिया भी कुछ समझ नहीं पाता और उमर के साथ चलने को राजी हो जाता है। आगे हम सात्रिया, जोनल और उमर को फकीर बाबा के घर पे देखते हैं और उन्होंने सामने एक सूली पे सुजैना को टांगा हुआ था और उसके सर में एक सूल गाड़ दिया था जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए। बाबा उमर सात्रिया को अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करने को कहते हैं ताकि वो सुजैना को यहाँ से दूर भेज पाए मगर सुजैना उनका प्लान समझ चुकी थी। वो देखती है कि सात्रिया के पीछे जोनल छुपा हुआ था जो उस पे वार कर उसे मारना चाहता था। यही आखिरी रिचुअल है जिससे वो लोग सुजैना से बचना चाह रहे हैं। सुजैना सात्रिया से विनती करती है कि वो अपनी आंखें खोले और सच को देखे। सात्रिया पहले तो उसकी बात नहीं सुनता मगर जब वो बार बार कहती है तो उसे भी अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। ऐसे में वो सुजैना की आंख में एक परछाई देखता है जो कि जोनल की थी और जोनल सात्रिया पे हमला करने ही वाला था। खुशकिस्मती से सात्रिया उसी वक्त उठ खड़ा होता है और जोनल उमर से भिड़ जाता है। वो सुजैना को भी उस सूल से आजाद कर देता है और हम फकीर बाबा और जोनल को बाहर भागते देखते हैं जिनका पीछा करती है सुजैना। सुजैना इन्हें एक एक करके बेरहमी से मार डालती है और अपना बदला पूरा करती है। उधर उमर और सात्रिया के बीच भी भयंकर लड़ाई होती है जिसके अंत में उमर मारा जाता है लेकिन इस सब में सात्रिया खुद भी जख्मी हो चुका था। हम उसे किसी तरह सुजैना के पास पहुंचते देखते हैं जहां ये दोनों प्रेमी एक साथ इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। गांव वालों के लिए अब सुंदेल बुलोंग का प्रकोप खत्म हो चुका था। सुजैना और सात्रिया को फाइनली प्रॉपर श्रद्धांजलि दी जाती है जहां हम इनके कब्रों को साथ साथ देखते हैं। यही नहीं, दूसरी दुनिया में हम सुजैना और सात्रिया की आत्मा को एक साथ पाते हैं जहां अब ये सदियों के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके थे।
शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि खुद को ही चाकू मारते हुए रो रहा होता है। उस इंसान की बेटी उसके सामने आती है, लेकिन ये इंसान फिर भी नहीं रुकता। इनफैक्ट हम कुछ चैंटिंग सुन पाते हैं और उस इंसान के पीछे एक डीमन थी। इससे क्लियर पता लग रहा था कि जो कुछ भी वो आदमी कर रहा है वो उस डीमन के प्रभाव में कर रहा है। इन द एंड ये आदमी अपने हाथ वाले लालटेन से जल के मारा जाता है। आग की लपटें उसकी बेटी तक भी पहुंचती है, जिससे उसकी बेटी का हाथ थोड़ा सा जल जाता है। खैर, यहाँ से कहानी काफी साल आगे आ चुकी है, जहाँ बेटी बड़ी हो गई है और उसका नाम है तंत्री। तंत्री को हम एक बस पे देख पाते हैं और वो एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री जा रही है जो कि आश्रम महासिस्वा में था। तंत्री को स्कॉलरशिप मिला था और अब भी हम उसके हाथ पे वो बर्न मार्क देख पाते हैं। खैर, डॉम पहुंच के तंत्री की मुलाकात फे और आस्था नाम की लड़कियों से होती है, जिनसे तंत्री की काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है। जब तंत्री अपने कमरे में जाती है तो बेड के नीचे देखते वक्त उसे एक घोस्ट दिखती है एंड दिस सीन प्रूव्ड कि ये जगह थोड़ा क्रीपी और अजीब सा था। यहाँ थोड़ा सा तंत्री के नेकलेस पे भी फोकस करा जाता है जो कि उसके पिता उसे बचपन में दिए थे एंड सपोजेडली ये तंत्री की माँ की नेकलेस हुआ करती थी। जी हाँ, तंत्री की माँ भी इस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट वो पिता से पहले ही चल बसी थी। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा आस्था पे फोकस करता है, जहाँ आस्था को उसके अंकल जमाल का मैसेज आ रहा था जो कि बहुत ही क्रीपी मैसेजेस थे। यहाँ आस्था भी एक विजन में खुद को देखती है जहाँ वो खुद को ही मार रही थी। एनीवेज, कहानी में आगे हम तंत्री को फूड कोर्ट में देखते हैं, जहाँ वो एक बार फिर फे और आस्था से मिलती है। ये दोनों बताती हैं कि उनके दो दोस्त मिसिंग हैं, जिनका नाम है अरुम और लूकी। कई लोग मान रहे थे कि लूकी खुद को मार लिया है क्योंकि उसके लॉकर से एक लास्ट विल मिला था। वहीं अरुम की कहानी ऐसी नहीं थी, वो अपने पिता के साथ गई थी एंड देन शी इज मिसिंग। यहाँ तंत्री की मुलाकात रेजा नामक बंदे से भी होती है जो कि फे और आस्था का दोस्त है। ये सब इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश में थे कि आखिर अरुम और लूकी क्यों, कब और कैसे गायब हो गए। कमिंग बैक टू वीडियो, हम तंत्री को शावर में देखते हैं जहां कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही थी। इनफैक्ट शावर में मिरर के अंदर हम एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि तंत्री के पीछे थी। अब ये असाधारण गतिविधियां सिर्फ तंत्री तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसे फे भी झेल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, फे को अपने कमरे में अपनी ही परछाई दिखती है जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। अब यहाँ एक अजीब चीज होता है। बेसिकली जब तंत्री अपने माता पिता को याद करते हुए सो जाती है तो सपने में उसे एक विजन आता है। इस विजन में तंत्री क्लियर देख पाती है कि लूकी के साथ क्या हुआ था। लूकी कुछ तो बुरा किया था जिसे वो काफी रिग्रेट कर रहा था और अंत में वो खुद को ही मार लिया था। ऑफ कोर्स लूकी के मौत में भी उस डीमन का हाथ था और यहाँ हम कुछ अजीब चैंटिंग सुन पाते हैं। लूकी की लाश कुएं में गिर गई थी और जब अगले दिन तंत्री बाकी लोगों के साथ उस कुएं तक जाती है तो उन्हें वाकई में यहाँ लूकी की लाश मिलती है। इसका मतलब ये कि जो भी तंत्री अपने विजन्स में देखती है वो रियल है। यहाँ हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम माहेश था और वो फोटो वगैरह ले रहा था। हम ये भी समझ पाते हैं कि माहेश और रेजा में किसी बात को लेकर झगड़ा है जिसका लेना देना अरुण के गायब होने से है। अब क्योंकि लूकी के लाश को तंत्री खोजी थी, फे और आस्था उसे अरुण के बारे में ही पता लगाने कहते हैं। इसलिए ये तीनों रेजा के साथ कार में अरुण के घर जाते हैं। अरुण के घर के बाहर तंत्री को ग्लास में एक घोस्टली रिफ्लेक्शन दिखती है और रिफ्लेक्स में तंत्री ग्लास तोड़ के अपने आप को चोटिल कर लेती है। ऐसे में फे तंत्री के हाथ पे अपना स्कार्फ बांध देती है, जिसके बाद ये सभी लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ घर पे हर एक ड्रॉर और कपबोर्ड खुला हुआ था, विच मेंट कि कोई तो इनसे पहले यहाँ आ चुका है। तभी एकदम अचानक से तंत्री को एक स्पिरिट दिखती है जो कि उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी और यहाँ तंत्री भी ट्रांस स्टेट में एक कमरे में पहुंचती है। इस कमरे में बिस्तर के नीचे कुछ अजीब मार्किंग्स थे, मानो यहाँ किसी तरह का रिचुअल किया गया हो। अब तंत्री जो ट्रांस स्टेट में थी ही, वो भी कुछ चैंटिंग्स करने लगती है और उसे वहाँ एक किताब भी मिलती है जो कि शैतानी दिख रही थी। तंत्री इस किताब को पढ़ते हुए किसी स्पिरिट को बुलाने लगती है कि तभी यहाँ आस्था आ जाती है, जिससे तंत्री अपने होश में वापस आती है। इसके बाद ये चारों यानी तंत्री, आस्था, फे और रेजा इस सर्कल के आसपास बैठ जाते हैं और आस्था यहाँ तंत्री को रिचुअल करने के लिए मनाने लगती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि वो रिचुअल वाला सर्कल था ना जमीन पे, उसमें ऑलरेडी आस्था, फे और रेजा का नाम लिखा हुआ था। आइडियली ऐसे रिचुअल्स में जिनका नाम लिखा होता है उन पे ही शाप डाला जा रहा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों ने पास्ट में ऐसा क्या किया है जिसके कारण अरुण इनके अगेंस्ट रिचुअल करी होगी। खैर जो भी है, फिलहाल सब तंत्री को रिचुअल करने के लिए फोर्स करने लगते हैं, सेइंग कि शी इज द चोजन वन और इन्हें कुछ तो पता लगेगा रिचुअल करने के बाद। ऐसे में ये लोग अपने अपने हाथ में शीशे के टुकड़े लेकर हैंड ज्वाइन करते हैं और इनका खून सर्कल पे गिरता है, जिससे रिचुअल शुरू हो जाता है। ये लोग कुछ चैंट्स करते हैं लाइक स्पेल आस्क्स फॉर लाइफ, कम टू मी, 5 सिनों का खून चाहिए उसे जीवित करने के लिए, वगैरह वगैरह। हम तंत्री को थोड़ा पजेस होते देखते हैं और तभी इनके बीच एक डीमन आती है। वो डीमन कहने लगती है कि मैंने 5 पापियों को शाप दिया है, एक ऐसा पाप जिसके लिए ना सिर्फ पापियों को शाप लगा बल्कि उनके
बीवी को, उनकी बेटियों को और आने वाले हर संतान को ये शाप लगता रहेगा। डीमन कहती है कि मैं उसकी जिंदगी हॉन्टेड बना दूंगी और ये शाप मौत तक चलेगा। तुम लोग मेरी मदद मांग रहे हो, लेकिन मैं अपना शाप तभी उठाऊंगी जब तुम मेरे साथ आओगी। यानी बेसिकली यहाँ मौत की बात हो रही थी। इस डीमन की धमकी से सबकी हालत खराब थी, स्पेशली फे की, जो कि कुछ ज्यादा ही डर गई थी। रिजा यहाँ फे पे ही भड़कने लगता है कि वो इतना ज्यादा क्यों डर रही है। खैर इसके बाद रिजा आस्था को उसके घर ड्रॉप करता है और बाकी दो लड़कियां को डॉम तक ड्रॉप करता है। और यहाँ से निकलते वक्त उसे अपने कार के रिवर्स कैमरा में वही डीमन दिखती है। इसके बाद रिजा एकदम से चोक भी होने लगता है। ऑफ कोर्स ये डीमन ऐसा कर रही थी, लेकिन फे और तंत्री के वहां आने से रिजा बच जाता है। दूसरी तरफ आस्था अपने घर जाती है जहां उसके अंकल जमाल सो रहे थे। आस्था चुपके से अपने अंकल के कपड़े का एक टुकड़ा काट लेती है, फिर अंकल के दाढ़ी के बाल काट लेती है। इसी दौरान अंकल की आंख खुल जाती है और वो आस्था के हाथ में कैंची देख के भड़क जाता है। यहाँ हम क्लियरली जान पाते हैं कि ये अंकल आस्था के साथ गलत करता था। इनफैक्ट आज से नहीं, बहुत पहले से। आज भी अंकल जमाल ऐसा ही करता है और हम आस्था को सफर करते देखते हैं। दूसरी तरफ ये डीमन फे को भी डरा रही थी। वहीं तंत्री एकदम से ट्रांस में जाके एक और विजन देखती है। इस विजन में वो डीमन आस्था के अंकल का गला दबाकर उन्हें मार रही थी, विच मींस कि आस्था अंकल का क्लोथ और बाल लेके कुछ तो रिचुअल करी उस बुक की मदद से, जिससे उसके अंकल इस डीमन का शिकार बन गए हैं। तंत्री आस्था को तुरंत कन्फ्रंट करती है कि वही उस किताब की मदद से अपने अंकल को मारी है और तंत्री आस्था से यह किताब वापस मांगने लगती है। लेकिन आस्था उसे किताब वापस नहीं देती और वो ये भी कहती है कि मुझे अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यहाँ पर फे भी थी जो कि रिवील करती है कि आस्था का अंकल इतना बुरा इंसान था कि एक बार आस्था को अपना एबॉर्शन तक कराना पड़ा था। ये बात रिवील होते आस्था फे पे हाथ उठा देती है और हम समझ पाते हैं कि आस्था अपने आपे से बाहर हो रही है। लेकिन जो भी हो, एक बहुत बुरे इंसान को सजा तो मिल गई थी, तो ये एक अच्छी बात थी। खैर उसी रात तंत्री जब सो रही होती है तो एक स्पिरिट उसके कान में आके हेल्प मी कहती है। अब अगले दिन एज एक्सपेक्टेड खबर आती है कि आस्था के अंकल नहीं रहे और इससे आस्था बहुत ही ज्यादा खुश थी। तंत्री की अपने ग्रुप से लड़ाई हो गई थी और ऐसे में वो महेश के साथ बात करने जाती है। महेश रिवील करता है कि आस्था फे और रिजा वाला ग्रुप अच्छा नहीं है और अरुण के गायब होने में उनका ही हाथ है। जी हाँ, दरअसल रिजा और लूकी आपस में बेट लगाए थे कि कौन अरुण के साथ सोएगा और रिजा फाइनली अरुण को पटा लिया था। देन वो अरुण के साथ सोया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीर लूकी के साथ शेयर कर दिया अपना बेट को जीतने के लिए, जो कि सभी लोगों तक सर्कुलेट हुआ। इसी वजह से अरुण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत वो हर्ट थी और वो रिचुअल करके इन सब से बदला लेना चाहती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आस्था खुद एक विक्टिम है, लेकिन वो अरुण के सपोर्ट में आवाज तक नहीं उठाई। इस स्टोरी को सुनकर हमें क्लियरली समझ आता है कि लूकी टारगेट क्यों हुआ था और इस ग्रुप का डार्क पास्ट क्या था। अब क्योंकि महेश हमेशा फोटोज लेता था, वो कुछ ऐसे फोटोज लिया था जिनमें स्पिरिट्स भी कैप्चर हुए थे। यहाँ हम कुछ फोटोज में देख पाते हैं कि तंत्री के पीछे अरुण की स्पिरिट थी। अब अरुण के भी कुछ फोटोज थे जिसमें हम पीछे क्लियरली डीमन को देख पा रहे थे। इसे देख तंत्री कहती है कि दिस इज सुरुगाना। मीनवाइल महेश और तंत्री को आपस में बात करते हुए आस्था देखती है और उसे जलन होती है। जलन क्यों? क्योंकि आस्था महेश को चाहती थी। इसके परिणाम अनुसार आस्था तंत्री के कमरे में जाके उसका बाल लेती है और उसका कुछ सामान वगैरह लेती है उस पर कर्ज डालने के लिए। फे यहाँ आस्था को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था फे तक पे बहुत भड़कती है। इसके बाद आस्था अपना रिचुअल शुरू करती है और हम उसे पजेस्ड हालत में देखते हैं। वो फे पे भी हमला करके उसका बाल ले लेती है, जिसके बाद फे यहाँ से भागती है, लेकिन बाहर उसके पीछे हम डीमन को देखते हैं। यहाँ फे एकदम हवा में लेविटेट करने लगती है और वो अपनी ही आंख फोड़ लेती है। एंड वी ऑल नो कि डीमन उससे ये सब करवा रही थी। मीनवाइल रिजा जो वहीं पे बाहर था, वो भी फे के साथ ये सब होता हुआ देख लेता है। यहाँ से सीन वापस से महेश और तंत्री पे फोकस करता है, जहां तंत्री बताती है कि सुरुगाना उस किताब का नाम है जो कि आस्था के पास है और पहले अरुण के पास वो किताब थी। आस्था को हमेशा से अरुण की किताब चाहिए थी और वही उसके घर पे पहले जाके ड्रॉ से कपबोर्ड्स चेक करी होगी, तभी तो सब कुछ खुला था। फाइनली आस्था को ये किताब तंत्री की मदद से मिली और इस पॉइंट पे तंत्री वापस ट्रांस में जाती है और वो पास्ट का एक और विजन देख पाती है। इस विजन में 5 मर्द एक औरत के साथ गलत कर रहे थे, जिसके बाद ये औरत इसी किताब की मदद से उन 5 को कर्ज करी थी। उस कर्ज के मुताबिक उन 5 की जिंदगी कभी सुकून वाली नहीं रहेगी। देन चोजन वन डेविल का स्लेव बनेगी। उन 5 की बीवी शापित होंगी, बेटियां शापित होंगी और उनकी आने वाली नस्ल यानी उनकी पीढ़ी भी शापित रहेगी। ऐसा कर्ज करने के बाद वो औरत हवा में उड़ती है और फाइनली जल जाती है। तब से ही सुरुगाना का शाप चल रहा है, जो कि कई लोगों पे आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विजन कब का था। वेल, तंत्री होश में आके रिवील करती है कि उन 5 मर्दों में से एक तंत्री के दादाजी भी थे। यानी ये शाप तब से चलता आया है और इसीलिए तंत्री के पिता इस शाप के शिकार हुए, जबकि वो एक अच्छे इंसान थे और तंत्री भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में है। ये सब सुनकर महेश कहता है कि हमें मिलकर अरुण की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अरुण की आत्मा हमेशा तंत्री के पीछे है, यानी उसे तंत्री से कुछ तो मदद जरूर चाहिए। तो इसके बाद ये दोनों अरुण के घर जाते हैं छानबीन करने को। वहीं दूसरी तरफ वो
डीमन आस्था पे पूरी तरह कब्जा कर लेती है और वो अपनी शक्तियों से तंत्री पे हमला करती है, लेकिन वहां तंत्री को हार्म नहीं कर पाती ड्यू टू प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या है ये तो क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन ये शायद तंत्री के माँ का नेकलेस था। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। खैर, तो ऐसे में ये डीमन वहां का शीशा तोड़ देती है जिसका एक टुकड़ा महेश को लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वापस से हम अरुण की स्पिरिट को देखते हैं जो कि तंत्री को एक दिशा में पॉइंट करती है। तंत्री उस दिशा में जाती है और वो एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां अरुण अभी बंधी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तंत्री को वापस एक विजन आता है जहां हम अरुण को देख पाते हैं। अरुण ऑफ कोर्स ये रिचुअल कर रही थी सबसे बदला लेने के लिए जब अरुण के पिता उसे रोके थे। वही अरुण को बांध दिए थे, लेकिन ये डीमन अरुण के पिता की जान ले ली। अब भले ही अरुण भी बंधी हुई थी लेकिन वो पजेस्ड हालत में है। इस पॉइंट पे तंत्री अरुण को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ आस्था पजेस्ड हालत में आती है जो कि महेश को मारने की धमकी देती है। तंत्री आस्था को समझाती है कि तुम महेश को प्यार करती हो, होश में आओ, तुम खुद एक विक्टिम हो तो तुम दूसरे की मत सुनो, वगैरह वगैरह। लेकिन पजेस्ड आस्था एक नहीं सुनती और वो महेश को स्टैब करके मार देती है। इसके बाद आस्था कुछ सेकंड्स के लिए होश में आके रोने लगती है, लेकिन अगले ही क्षण वो वापस पजेस्ड होकर खुद को भी मार लेती है। ऐसे में अरुण भी एकदम वायलेंट हो जाती है और वो अपने बंधन को खुद से तोड़ के आजाद हो जाती है। यहाँ डीमन पूरी तरह अरुण पे हावी थी और वो कह रही थी कि तुम लोग मेरी दुनिया में इंट्रूडर हो, डीमन नेचर को अवेकन करो, वगैरह वगैरह। देन अरुण कहती है कि यू विल बी अलोन फॉरएवर, और अगर तुम स्पेल ब्रेक किए बच्चे करके तो आई विल ब्रेक इट। यहाँ फिर से वही चैंटिंग शुरू हो जाती है और इसी बीच तंत्री चाकू से अरुण को स्टैब करके मार देती है। तो हाँ, इससे फाइनली अरुण तो मारी गई और मरते वक्त अरुण थैंक यू तंत्री भी कहती है। यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ हमें बताया जाता है कि पुलिस रेजा को अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अरुण और कई लड़कियों के साथ गलत किया था। फिर हमें तंत्री का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ तंत्री के पिता बता रहे थे कि कैसे तंत्री के जन्म के वक्त उसकी माँ खुद को सैक्रिफाइस की थी ताकि तंत्री जिंदा रह सके। जी हाँ, वही टिपिकल सिचुएशन जहाँ या तो माँ बचेगी या बच्ची, और तंत्री की माँ ऑफ कोर्स तंत्री को चुनी। तंत्री अपने माँ की नेकलेस पहनती है और उनका ही प्रे गाती है जिससे शायद उसे प्रोटेक्शन मिला था। हम इसे प्यार की ताकत कह सकते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में तंत्री को देखते हैं जो कि उस किताब को जला देती है। वहीं फे अब तक जिंदा है लेकिन उसकी आंखें नहीं है और वो एक असाइलम जैसी जगह पे है। फे की आंखों से खून निकल रहा होता है। इनफैक्ट रेजा भी जेल में ही है जहां वो मेंटली डिस्टर्ब दिख रहा है क्योंकि वो अपना सर जेल के बास पे पटक रहा होता है। इसके बाद हम तंत्री को बस में वापस जाता देखते हैं जहां जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ में अपने आप वही किताब फिर से आ गई थी। इनफैक्ट तंत्री को बस में बैठे लोग घोस्ट जैसे दिख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दिस सीन क्लियरली इंडिकेटेड कि शाप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिल्म के लास्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी ब्लड रेड आईज होती है और वो अरुण के घर पे रिचुअल वाले जगह पे होती है। ये लेडी अजीब सा ड्रेस पहनी थी मानो वो रिचुअल करने वाली हो। इनफैक्ट उसके हाथ में हम डिमोनिक किताब के कुछ पन्ने देख पाते हैं